नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर, जो कि आपका 20 जुलाई को 4 शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है वो भी यहाँ पे मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, शिफ्ट वाइज मैथ्स के सेपरेट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आपको डॉक एंड ई बुक वाले सेक्शन में हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक जो कि एग्जाम रिलेवेंट होगा वो भी हम लोग नेक्स्ट वीक से कराने वाले हैं। उसके अलावा मैथ्स का ऑल इंडिया जो लाइव मॉक है, जो बिल्कुल जिसमें लेवल जो है वो बहुत अच्छा होगा, वो भी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो आपका वीक है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो डिफरेंस है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयत का जो परिमाप है वो 68 है। आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल है इसका आधा, दैट मीन 34 है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर दो संख्याओं का योगफल और अंतर आपको पता है तो अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो इनको जोड़ के आधा कर देंगे। तो 34 प्लस 2 36 का आधा कितना हुआ 18, और यहाँ पे हमें लंबाई ही निकालनी है तो लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमें निकालना क्या है, यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है तो इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन दो महाविद्यालयों में सिविल विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन को इधर थोड़ा लगा लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि मद्रास विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। 20% की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है आपकी 1/5 होती है, यानी कि मद्रास में अगर अध्ययन करने वाले 5 हैं तो बॉम्बे में जो है वो कितने हैं 4, यानी कि इनका टोटल का जो योगफल है वो कितना है 9 रेशियो। अब इस 9 रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं आपके 2080 हैं, जिसमें से टोटल यहाँ पे यूज कितने हो चुके हैं, देखो 4 3 7 7 4 कितना हुआ 11, यानी कि 1180, तो उसमें से घटा देंगे 1180, यानी कि बचा कितना 900। तो हम कह सकते हैं एक रेशियो की वैल्यू जो है वो 100 है, यानी कि हमने ये निकाल लिया कि मद्रास में लोग कितने विद्यार्थी कितने हैं 500 और बॉम्बे में कितने हैं 400। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि मद्रास और बॉम्बे में जो अप्लाइड विभाग में लोग हैं उनकी कुल संख्या। तो भाई मद्रास में टोटल हमने लोग निकाल लिए कितने हैं 500 और यहाँ पे कितने हैं 400। क्लियर। अब यहाँ पे अप्लाइड वाले देखो, यहाँ पे अप्लाइड वाले कितने हैं 32%, तो इसका 32% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 3 आपका 12, यानी कि 128। और यहाँ पे अप्लाइड कितने हैं 35%, तो 35 पंचे कितना हुआ आपका 55 25 5 15 175। तो टोटल यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 8 5 13 और 7 2 9 और 1 10 हुआ आपका, और 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी कि 303 आ गया। अब यहाँ पे आप निकालो, अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, सिविल विभाग में पढ़ने वाले। तो सिविल विभाग में पढ़ने वाले कितने हैं, सिविल में यहाँ पे 25% है तो 25 पंचे कितना हुआ आपका 125, और यहाँ पे सिविल में कितने हैं भाई 18%, तो 18 चौक कितना हुआ आपका 72, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी हो गई 7 2 9 और यहाँ पे 5 2 7 हुआ, और 7 2 कितना हुआ 9 आपका, और 1 यानी कि 197। जब 303 में से आप 197 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, यानी कि 106 आएगा इसका डिफरेंस। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन गुणा भाग करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं आपको समझाता हूँ। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य जो है वो x रुपए है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम
दिखाती है, ठीक है। तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि नया वाला विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले देखो फायदा कितना होता है 15% का, तो 15% का मतलब क्या हुआ, 100 पे 15 का फायदा होता है, यानी कि 100 की चीज को आप 115 का बेचते हो, यानी कि हम कह सकते हैं 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि हम कह सकते हैं सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो कितना है 20, मतलब 23:20 है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, इसका जो क्रय मूल्य, चावल का जो क्रय मूल्य है वो x रुपए, और इसका जो एसपी है नया वाला वही हमको निकालना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो माल जो है वो कितना देता है, अगर हम वजन की बात करें तो 950 का माल देता है, और पैसा कितने का लेता है 1000 का लेता है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 19 आएगा। तो आपको एसपी की जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकाल सकते हो, देखो इसको गुणा करोगे 23 इंटू 19 और इंटू एक्स बटे नीचे कितना आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 19 तिया 57 हासिल लगा, 5 और 19 दूना 38 और 5 कितना हुआ आपका 43, और इसको 400 से डिवाइड करो इंटू एक्स। तो 4 से काटेंगे 4 एकन 4, ठीक है, ना जाने का 0, 4 नाम 36, पॉइंट लगाया, फिर आपका 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब नीचे जो है वो 2 जीरो है, इसका मतलब पॉइंट जो है 2 स्थान और खिसक जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1.0925x। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि x, y और z ने 3400 रुपए की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। x ने 5 दिन के लिए, y ने 7 दिन के लिए और z ने 10 दिन के लिए कार्य किया। यदि उनकी दैनिक जो मजदूरी है वो 4, 5 और 3 के अनुपात में, तो x को कितनी राशि मिली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो x ने 5 दिन काम किया तो टोटल इसको कितना पैसा मिला, 5 चक्कू 20 रेशियो, ठीक है। ऐसे ही y ने 7 दिन काम किया तो इसको कितना पैसा मिला, 7 पचे 35 रेशियो। ऐसे ही जेड ने 10 दिन काम किया तो 10 तिया, इसको कितना पैसा मिला 30 रेशियो। टोटल पैसा कितना मिलता है 3400। तो यहाँ से हमें एक रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे ये कितना जाएगा 65 और 20 कितना हुआ 85 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है 3400 के बराबर। 17 पचे 85, 17 दूनी 34, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 40, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू जो है वो 40 के बराबर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, x को कितनी धनराशि मिली, x को कितनी धनराशि मिली 20 रेशियो। तो 20 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 40, यानी कि 800 रुपए। क्लियर। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो 5 है और आधार 3 है। जैसे ही बोला कि कर्ण 5 है और आधार जो है वो 3 है, तुरंत आप समझ गए कि जो इसका लंब होगा वो 4 होगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan बराबर आपका क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि 4/3 हो जाएगी, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो 35% है, यानी कि अगर आप 35% नंबर लाते हो तो आप पास हो जाते हो। 210 अंक प्राप्त करने के बाद प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है अगर उसको 14 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है 210 प्लस 14, यानी कि 224 नंबर पे वो पास होता है। लेकिन परसेंट में कितने पे पास होता है 35% पे, यानी कि 35% की जो वैल्यू है वो 224 के बराबर है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 224/35 इंटू 100, तो 5 से काटो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 32 दूनी कितना हुआ 64, यानी कि 640 आ जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई जो है वो 19.2 मीटर है। उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जब ऊंचाई 28 मीटर है तो छाया जो है उसकी लंबाई कितनी है 19.2 है, ठीक है। अगर ऊंचाई जो है वो 1 मीटर की हो तो छाया की लंबाई क्या होगी 19.2/28। निकालनी हमें किस पे है 52.5 मीटर अगर ऊंचाई हो तो छाया कितनी बनेगी 19.2/28 इंटू आपका
कितना हो जाएगा 52.5। तो इसे भाई सॉल्व कर लो, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, 4 से काटेंगे आपका 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य जो है वो 2000 रुपए है, जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। हमेशा याद रखो कि अगर डिस्काउंट दिया है किसी क्वेश्चन में और प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू दी है, देखो यहाँ पे उसे 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू दी है तो आप वहां से रेशियो किसका निकाल सकते हो, सीपी और एमआरपी का। जो डिस्काउंट है वो सीपी पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 20 का डिस्काउंट तो सीपी कितना हुआ 80, और 20 का फायदा एमआरपी पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि एमआरपी कितना हो गया 120। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी कि सीपी और एमआरपी का जो अनुपात है वो 2:3 है। यहाँ पे मैं सीपी की वैल्यू 2000 दी, यानी कि यहाँ पे 3 0 चिपका दो, तो यहाँ पर भी 3 0 चिपक जाएगा। इसका मतलब है जो एमआरपी होगा वो कितना होगा 3000 रुपये होगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक मोटर बोट की चाल और जल की धारा, यानी कि मोटर बोट का मतलब नाव, ठीक है। मॉडर्न में मोटर बोट है, पुराने में आपकी नाव है, ठीक है। मोटर बोट की चाल और जल की धारा की चाल का जो अनुपात है वो 31:6 है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और 6 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय क्या होगा। देखो हमेशा याद रखो, अगर डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब धारा के अनुदिश अगर हम चाल निकालें तो अनुदिश चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कितनी होगी आपकी 31:6:37 रेशियो। और धारा के विपरीत चाल क्या होगी 31 - 6 दैट मीन 25 रेशियो। यानी कि हम कह सकते हैं चाल का अनुपात अगर 37 और 25 है तो टाइम का अनुपात जो होगा वो 25 और 37 होगा। अब यहाँ वाला जो टाइम है वो में दिया है कितना 4 घंटे 10 मिनट, तो 4 घंटे 10 मिनट मतलब अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो 4 × 24 10 25, यानी कि 250 मिनट, यानी कि 25 रेशियो की जो वैल्यू है वो 250 मिनट के बराबर है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 10 मिनट के बराबर। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 370 मिनट लगेगा। 370 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 6 घंटे, क्योंकि 6 × 36 6 घंटे 10 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 6 घंटा 10 मिनट। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे क्या दिया हुआ है, शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की जो चाल है वो 15 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 9 घंटे अधिक है। यानी कि यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है वो दिया है 9, तो दूरी ज्ञात करनी है आपको। देखो अनुदिश अगर हम निकालें चाल क्या होगी 45 और 15 यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटा, और विपरीत में निकालें तो चाल क्या होगी 30 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि चाल का जो अनुपात है वो 2 और 1 है। तो टाइम का अनुपात क्या होगा 1 और 2 का होगा। अब यहाँ पे इनके बीच में लगने वाला समय का डिफरेंस कितना 1 रेशियो। क्वेश्चन में कितना दिया है 9, यानी कि यहाँ पे जो है टाइम 9 घंटे लगता है और यहाँ पे टाइम 18 घंटे लगता है। डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में बराबर तय की जाती है, तो चाहे आप डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो चाहे डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो। 9 × 6 = 54 होगा और 18 × 3 = 54 होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है जो फिक्स डिस्टेंस है वो कितनी है 540, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पिता और माता की औसत आय जो है मासिक आय जो है वो 5000 है। माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय जो है वो 6000 है। पिता और उसके पुत्र की मासिक आय जो है वो 10000 है। पिता की मासिक आय क्या होगी। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो फादर और मदर इनका जो एवरेज है वो 5000 है। इसका मतलब है फादर और मदर का जो सम होगा वो 5 का डबल यानी कि 10000 हो गया। क्लियर। ऐसे ही माता और उसका जो पुत्र है उसका एवरेज कितना है 6000, तो उसका सम कितना हो जाएगा 12000। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी से आप मौखिक कर सकते हो। उसके अलावा पिता और उसके पुत्र का जो सम एवरेज है वो कितना है 10000, तो इसका सम कितना हो जाएगा आपका 20000। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब फादर भी 2 बार आएगा, मदर भी 2 बार आएंगी और पुत्र भी आपका 2 बार आएगा। तो हम 1 बार लिखते हैं और 2 से इधर डिवाइड कर देंगे। फादर मदर और सन का जो सम है वो कितना आएगा, देखो 20 और 12 कितना हुआ 32, 32 10 कितना हुआ आपका
32 और 10 कितना हुआ 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा 21,000, यानी कि इनका सम कितना आ गया 21,000। अब अगर हमें फादर की वैल्यू निकालनी है तो उसमें से मदर और सन का सम घटाना पड़ेगा, तो इसमें से 12,000 जब घटाओगे तो फादर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 9,000। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300% और 200%, 300% और 300% की वृद्धि होती है। मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना है 2:3 है। अब इसमें 200% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, 200% की वृद्धि होने का मतलब दुगना बढ़ गया। तो दुगना बढ़ने का मतलब ये वैल्यू टोटल, या तो इसे दुगना बढ़ा लो, तो दुगना बढ़ाने का मतलब 2 बढ़ गई, तो 2 बढ़ के कितनी हो गई 3, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसमें 300% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ऐसे देखो यहाँ पे 300% की वृद्धि होने का मतलब है कि 100% तो ऑलरेडी होगा, 300% की वृद्धि यानी कि ये कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो इसे हम 4 गुना करेंगे तो कितना हो गया 8। ऐसे यहाँ पे 300% की वृद्धि होने का मतलब 400% ये टोटल वैल्यू हो गई, या 300% वृद्धि करके इसमें जोड़ो, बात वही है। तो अगर इसे हम 400% यानी कि 4 गुना करें तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12। अब इसका आयतन कितना होगा 3 दूना 6 रेशो, यहाँ पे आयतन आया और यहाँ पे आयतन कितना है 8 या 24, 24 को 12 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 48 और 5 चौक 48 और 4 कितना हुआ आपका 48 और 4 कितना हुआ आपका, यहाँ पे 24 को अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 48, 8 हासिल लगा 4 और 12 दूनी 24 और 4 कितना हुआ आपका 24 और 4 आपका कितना हुआ 28, यानी कि 288 आया। तो इसका ये कितना गुना है 288 को 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 6 48, यानी कि ये कितना हो गया 48 गुना हो गया। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आयतन में कितनी वृद्धि, ये अगर 48 गुना हो गया इसका मतलब है 47 गुना की वृद्धि हुई, ठीक है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर वृद्धि निकालनी है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले इसका डिफरेंस निकाल लो तो कितना आ जाएगा आपका 284 और फिर 6 से आप डिवाइड कर दो तब भी आपका 47 गुना आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो आप इसे मौखिक भी कर सकते हो। 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि इसकी आधी जो वैल्यू होगी वो 20 होगी। यहाँ पे लंब 15 है तो 20, 15 और 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 25, तो व्यास कितना होगा 25 का डबल यानी कि 50 हो जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x + 1/x की जो वैल्यू है वो ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, x⁴ - 1/x⁴ इंटू x⁴ प्लस 1/x⁴ लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करें तो x² - 1/x² और x² प्लस 1/x² और इंटू आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ हो गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो x + 1/x और x - 1/x, फिर आपका x² प्लस 1/x² और x⁴ प्लस 1/x⁴, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो x + 1/x की वैल्यू आपको अगर पता है तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 18, 18 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 16। इसका जस्ट डबल अगर निकालें यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालें तो 16 का स्क्वायर यानी कि 256, 256 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 254, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, बची किसकी वैल्यू निकालने के लिए x - 1/x की वैल्यू। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर यानी कि 18, इसका स्क्वायर कितना हुआ 18 माइनस आपका 4 यानी कि कितना हो जाएगा √14, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x + 1/x की वैल्यू कितनी है 3√2 और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली आपकी √14 और x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी 16 और इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 254। अब देखो इसको अगर हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं तो 4 दूनी 28, 28 में 4 से 28 होता है, यानी कि बाहर 2 और निकल आएगा तो 3 दूना कितना हुआ 6 √7
इंटू 16 इंटू 254, तो 16 छक्का 96 को जब इससे गुणा करेंगे तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आएगा। कितना आएगा? 24,384/7, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपसे पूछ ये रहा है कि सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखो, प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे किसी भी वैल्यू की जरूरत नहीं है, ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है। यहाँ पे देखो ई वाला जो है उसकी वैल्यू डिग्री में कितनी है, ई वाले की डिग्री में वैल्यू कितनी है? 58। तो 58 जो है वो 360 का कितना परसेंट है, बस आपको यही सॉल्व करके निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, और यहाँ पे कितना आएगा? 18 आएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 29 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो 29 पंचे आपका कितना हो जाएगा? 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 2 10, 4 कितना हुआ? 14। 145 और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 हुआ। कितना बचा आपका? 5 55 9 6 54, यानी कि 16.54 हुआ। फिर 1 बचा, फिर 9 1 9, यानी कि 16.1 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सिंपल है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इसको हम क्या ले सकते हैं? cos 41 को हम लोग क्या ले सकते हैं? cos 90 माइनस 49, तो ये sin 49 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा आपका? 2, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है राम 36 किलोमीटर/आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए, यानी कि पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना रुकना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कि कितने पड़ाव पर उसे रुकना पड़ेगा। तो 84 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 8 आते हैं पड़ाव, क्योंकि 90 पड़ाव पे वो पहुंच ही जाएगा मंजिल पे, तो रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि 8 पड़ाव पे रुकेगा। और एक पड़ाव पे 5 मिनट रुकता है, यानी कि 40 मिनट जो है वो रुकने की वजह से उसे टाइम लगेगा। अब इसकी वजह से, स्पीड की वजह से कितना टाइम लगेगा 84 की डिस्टेंस को कवर करने में? तो 84/36, तो 62 84 और 12 3 36 हुआ। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 1/3 आया, और इसे अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना जाएगा? 20, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट ये और 40 मिनट है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सिंपली आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करें तो कितना जाएगा? 8 6 14 और 7 4 11, 11 और 1 12, 12.4, और इसमें से 12.5 में से 12.4 गया तो 0.1 बचा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा तो ये कितना जाएगा आपका? 5। तो 3.5 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1.5, और बाहर निकल के प्लस का 1.5 हो जाएगा, और उसमें जोड़ना है हमें 0.08, तो कितना जाएगा? 1.58 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, x - 1/x की जो वैल्यू है वो 6 दी है, आपको x² - 1/x² की वैल्यू निकालनी। तो ये क्या होता है आपका? x + 1/x और x - 1/x, यानी कि हमें x - 1/x की वैल्यू पता है, x + 1/x की वैल्यू निकालनी, यानी कि माइनस वाले से प्लस पे जाना है। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो, कितना है? 36, और उसमें 4 जोड़ेंगे। देखो माइनस वाला अगर निकालना होता है प्लस वाले से तो आप घटाते हैं, और अगर माइनस वाले से प्लस पे जाना है तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा? √40, तो 4 बाहर निकल के आएगा, कितना आएगा आपका? 2, और अंदर कितना होगा? √10। तो बस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 2√10, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6, यानी कि 6 दूनी 12 √10 हो जाएगी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि 33 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 33 में क्या होता है आपका? 11 × 3 से मिलकर 33 बनता है, यानी कि आपको 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी और 11 की डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करनी पड़ेगी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पे देखो पहले 3 की चेक कर लेते हैं। तो 6 3 9, 9 9 18,
और 3, ये मतलब संख्या जो है वो 3 से नहीं कटेगी, यानी कि ये जो नंबर है वो आपका 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है ये फेल हो गया। इसको चेक करते हैं, ये आपका 5 5 10 3 10 3 13 8 21, यानी कि ये 3 से कट रहा। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 5 3 8 8 16 और यहाँ पे 5, 16 में से 5 गया तो कितना बचा 11, यानी कि ये संख्या 3 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, इसका मतलब है 33 से भी कटेगी। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, जहां डी एबी पर एक बिंदु है और ई जो है वो एसी पर एक बिंदु है। यदि डी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तो डीबी और एबी का अनुपात क्या होगा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, थेल्स थ्योरम पे है ये आपका ए बी सी, ठीक है, ये भुजा है डी ई जो कि इसके पैरेलल है और डी जो है एबी पे है और एसी पे जो पॉइंट है वो कौन सा है, ई है, ठीक है। इसको 2 समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है, इसका मतलब इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा। आपको पता है कि अगर ये इसके समांतर है तो ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे, तो इसका एरिया अगर 1 है, इसका एरिया 1 है, तो इसका मतलब पूरे वाले का जो एरिया है, पूरे त्रिभुज का एरिया वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब इनके एरिया का अनुपात जो है अगर 1 और 2 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा, यानी कि इसकी भुजा अगर 1 है तो ये, अगर ये वाली भुजा 1 है तो ये पूरी भुजा जो होगी वो √2 होगी, यानी कि अगर AD की वैल्यू 1 है तो AB की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √2 होगी। लेकिन अगर हमें DA की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू पता है 1, अगर हमें DB की वैल्यू निकालनी है तो √2 - 1 होगी, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है DB और AB का अनुपात, तो DB कितनी हो गई, √2 - 1 और AB कितनी है, √2। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी से 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी पूरी तरीके से कितने समय में भर पाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पहला पाइप है इसे 12 मिनट में भर सकता है, भरने वाला है तुमने प्लस ले लिया, दूसरा जो है वो इसे 18 मिनट में भर सकता है और तीसरा वाला जो है वो इसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम इसका ले लो, कितना हुआ 36, यानी कि 1 मिनट में 3 लड्डू बनाता है, ये 2 लड्डू बनाता है और ये 1 निकालता है। जब तीनों चलेंगे तो लड्डू कितने बनेंगे, 3 2 5 में से 1 गया 4, यानी कि 1 मिनट में 4 लड्डू बनने हैं, तो 36 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा, 4 9 36 9 मिनट, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई 30,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 38,400 रुपये हो जाएगी। तो टोटल कितना ब्याज चाहिए भाई, 30,000 से 38,400, इसका मतलब है हमें जो ब्याज चाहिए वो कितना चाहिए, 8400 रुपये चाहिए। 8% अगर रेट है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 8 तियां 2400 मिलेगा, तो 8400 ब्याज कितने टाइम में मिलेगा, 8400 को हम 2400 से डिवाइड कर देंगे बस, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 62 84 और 12 दूनी 24, यानी कि 3.5 वर्ष में। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है वो समरूप है। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 25 है, तो भुजाओं का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 4 और 5 होगा, इसका अंडर रूट होगा। अब BC यानी कि 4 की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर दी है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी, यानी कि QR की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 25 के बराबर, क्योंकि समरूप त्रिभुज में भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो BC के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी, देखो BC के पैरेलल में कौन सी भुजा आएगी, QR, और AB के साथ कौन सी आएगी, PQ आएगी, ऐसे AC के साथ कौन सी आएगी, PR आएगी, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।